गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 126 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसको डिफाइन किया गया है। गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टू परफॉर्म द प्रोमिस ऑफ थर्ड पार्टी, यानी कि ये, ठीक है, ए ने प्रोमिस किया किसी बी पार्टी को कि मैं किसी थर्ड पर्सन का जो एग्रीमेंट है, प्रोमिस है तुम्हारे साथ, उसको परफॉर्म करूंगा। सेकंड हो सकती है इसकी डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, सिंगल डेफिनेशन में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है टू परफॉर्म द प्रोमिस ऑफ थर्ड पर्सन, सेकंड है डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 126 में डिफाइन किया गया। अब इसके हिसाब से हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने लोग हैं? तीन पार्टी हैं। ठीक है, एक है अपना श्योरिटी, दूसरा है अपना क्रेडिटर और थर्ड है प्रिंसिपल डेब्टर। ये है श्योरिटी। श्योरिटी ने प्रॉमिस किसको किया? क्रेडिटर को। ठीक है, कि वो क्या करेगा? श्योरिटी ने क्रेडिटर को प्रॉमिस किया किसके लिए? परफॉर्म द प्रॉमिस ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? अपना प्रिंसिपल डेब्टर। दूसरी डेफिनेशन इसकी कौन सी रहेगी? डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। श्योरिटी ने प्रॉमिस किसको किया? क्रेडिटर को, कि ये जो थर्ड पर्सन है इसकी जितनी लायबिलिटी है मैं डिस्चार्ज करूंगा। ये है। अब एक एग्जांपल है, मान लो ये ए है अपना प्रिंसिपल डेब्टर। ए ने क्रेडिटर से, बी है जो बैंक है, इसको सी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ए ने जो बैंक है सी, उससे लोन लिया। ठीक है, नॉर्मली बैंक जो लोन देते हैं तो उन सब केस में गारंटी लेते हैं। लोन कई तरह के हो सकते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जैसे आजकल ये मुथूट फाइनेंस वाले देते हैं ना, घर में पड़ा है सोना, वो वाली ऐड आती है जो, कि उसमें क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के कई आइटम हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो, उन सब के अगेंस्ट हम लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये गारंटी तो बैंक ने लेनी है इनसे, ये इनकी खुद की गारंटी है। ये गारंटी इन्होंने खुद दी कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मैं लोन ले रहा हूं। इनका एक लैंड वैल्यूएशन ऑफिसर होता है बैंकों का, वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करता है। इवैल्यूएशन होने के बाद मान लो ये प्रॉपर्टी 100 रुपये की है, ठीक है, तो मैक्सिमम इनको ये 70 से 80 रुपये तक का लोन इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर जब ये लोन दे दिया उसके बाद ये प्रॉपर्टी बैंक के साथ अटैच हो जाती है, और जो रिवेन्यू रिकॉर्ड है, हुडा सेक्टर का प्लॉट है तो हुडा का जो ऑफिस है उसके अंदर, और बाकी अगर एग्रीकल्चर लैंड है उन सब केस में पटवारी जो है अपने, उनके पास ये बैंक के नाम एक रिकॉर्ड होता है प्रॉपर्टी का, उसमें चढ़ जाती है प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन इसके प्लस में ये है अपना श्योरिटी बी, इससे और गारंटी लेता है बैंक। उसका कारण क्या है कि इन केस अगर ये डिफॉल्ट हुआ तो ये बी रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस लोन को पे करने के लिए। तो जो ये अपना गारंटी है, गारंटी किस पर्पज के लिए है? एडिशनल सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए? एडिशनल सिक्योरिटी के लिए। उसका रीजन ये है कि सपोज करो हमने ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी था अपना, पहली गारंटी हमने ये दी थी, बाद में जब बैंक ने वेरीफाई किया तो प्रॉपर्टी का टाइटल इसी के पास था, लेकिन बाद में कोई डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट होने के बाद ये जो प्रॉपर्टी का टाइटल था, कोर्ट का फैसला आया, कभी कोर्ट के फैसले में बोल दिया ये प्रॉपर्टी ए की नहीं है, डी की है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी डी की है, ए इसका मालिक नहीं है।
तो इन सब केस में क्या हुआ, बैंक को तो गारंटी दी गई थी इस प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी किसी डी की है, तो डी अपनी प्रॉपर्टी बैंक को क्यों देगा, क्योंकि इसके पास कोर्ट का फैसला है। दूसरा, फिर इस तरह की कुछ जो सिचुएशंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए बैंक फिर लेता है एडिशनल गारंटी। वो कौन देता है, श्योरिटी। तो श्योरिटी का जो प्रोमिस है वो है कि यहां पे कभी भी इस प्रिंसिपल डेब्टर का कोई डिफॉल्ट हुआ, उस केस में मैं प्रोमिस करता हूं, परफॉर्म दी प्रोमिस ऑफ, जो थर्ड पार्टी अपनी प्रिंसिपल डेब्टर है, ये श्योरिटी का प्रोमिस है। दूसरा, फिर लायबिलिटी, ये भी श्योरिटी प्रोमिस कर रहा है किसको, क्रेडिटर को, अगर ये डिफॉल्ट हुआ तो मैं उस केस में लायबल रहूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, उसमें 3 पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है प्रिंसिपल डेब्टर और क्रेडिटर के बीच में, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है ये, ताकि प्रिंसिपल डेब्टर क्रेडिटर से जो भी कुछ भी लिया, उसने लोन लिया, प्रॉपर्टी ली, जो भी लिया, उसको वो पे करेगा, वो लायबल रहेगा। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ। उसके बाद सेकंड कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, ठीक है। श्योरिटी ने प्रॉमिस किया क्रेडिटर को ताकि यहां पे कोई डिफॉल्ट होता है तो मैं लायबल हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि उस जो भी आपकी टर्म कंडीशन है उनको फुलफिल करूंगा। 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए। और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है फिर प्रिंसिपल डेब्टर और श्योरिटी के बीच में। वो कौन सा है कि प्रिंसिपल डेब्टर की जो लायबिलिटी थी, प्रॉमिस थी, जो फुलफिल किए किसने, श्योरिटी ने, ठीक है। इन्होंने उसको पे किया सब कुछ, इनके प्रॉमिस थे उनको फुलफिल किया, इनकी लायबिलिटी थी वो बियर की। अब उसके बाद प्रिंसिपल डेब्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो श्योरिटी को भी कंपनसेट करे। मान लो इनका कोई था डिस्प्यूट, प्रिंसिपल डेब्टर को 200 रुपीज पे करने थे क्रेडिटर को, प्रिंसिपल डेब्टर ने उसको पे नहीं किया, श्योरिटी ने ये पे कर दिया। उसके बाद ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर अब प्रिंसिपल डेब्टर की लायबिलिटी बनेगी, वो श्योरिटी को ये 200 रुपीज जो इसके पे किए हैं वो पे करेगा। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट हैं, सबके अलग अलग के बीच में। पहला है प्रिंसिपल डेब्टर और क्रेडिटर के बीच में, सेकंड है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, थर्ड है श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेब्टर के बीच में। मेन फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है। ये लिखित में भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, दोनों तरह हो सकता है। प्रिंसिपल डेब्टर प्राइमरी पार्टी है, इसकी एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल डेब्टर नहीं होगा तो आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस है हमारे वो हो ही नहीं सकते। थर्ड इसमें आता है बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर इज कंसिडरेशन। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। अब ये यहाँ पे क्यों लिखा गया प्रिंसिपल डेब्टर, अब ए श्योरिटी, बी क्रेडिटर और सी प्रिंसिपल डेब्टर, ठीक है, 3 लोग हैं। अब प्रिंसिपल डेब्टर और क्रेडिटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल डेब्टर ने क्रेडिटर से कुछ लोन लिया, कुछ भी अमाउंट लिया, कोई भी बेनिफिट ले लिया है, तो वो क्या हो गया कंसिडरेशन। अब श्योरिटी और क्रेडिटर हैं, इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कंसिडरेशन क्या होगा, उसका कंसिडरेशन रहेगा बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर। प्रिंसिपल डेब्टर को जो बेनिफिट हुआ वो इन दोनों के एग्रीमेंट का क्या रहेगा कंसिडरेशन, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्री कंसेंट। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट आर वॉइड।
अब इसके रिगार्डिंग सेक्शन 142 डिफाइन किया गया मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर ये सियोरिटी किसी मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है किसी भी पर्सन की, तो ये एग्रीमेंट कौन से होंगे, वाइड होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। अगर सियोरिटी को सारे फैक्ट नहीं बताए गए, किसी तरह के भी कुछ फैक्ट छुपाए गए हैं, तो उन सब केसेस में भी ये जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड होगा, वो एनफोर्सेबल नहीं होंगे। डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड इंडेमनिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें 3 पार्टीज हैं अपनी, कौन कौन सी, प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर और श्योरिटी। इसी तरह इंडेमनिटी के केस में 2 पार्टीज हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, सेकंड इनमें डिफरेंस है, जो गारंटी का अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 3 पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट हैं, कौन कौन से, प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर का, क्रेडिटर और श्योरिटी का, और श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर का। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, और जो अपना ये है इंडेमनिटी, इसमें सिर्फ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में, और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। ऑब्जेक्ट ऑफ गारंटी क्या है, ये है सिर्फ एडिशनल सिक्योरिटी। गारंटी का ऑब्जेक्ट क्या है, वो एडिशनल सिक्योरिटी है। दूसरा, जो इंडेमनिटी के केस में है वो प्रोमिस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द टेंटेटिव लॉसेस। अगर कभी वो लॉस होंगे उस केस में इंडेमनीफायर प्रोटेक्ट करेगा इंडेमनिटी होल्डर को या कंपनसेट करेगा, वो है। फिर आता है लायबिलिटी की बात। गारंटी के केस में ये जो श्योरिटी है इसकी लायबिलिटी सेकेंडरी है, और प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल डेब्टर की। अब मान लो क्रेडिटर से हमने लोन लिया था, कोई भी पैसे उधारे लिए थे, क्रेडिटर पहले केस किसके फाइल अगेंस्ट करेगा, प्रिंसिपल डेब्टर के। उसके बाद अगर प्रिंसिपल डेब्टर फेल हुआ पे करने से, अपना लोन है, उसके बाद फिर बारी आती है श्योरिटी की। तो श्योरिटी की लायबिलिटी कौन सी है, सेकेंडरी। लेकिन इंडेमनिटी के केस में 2 ही तो लोग हैं, ये इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। तो जो इंडेमनीफायर है इसकी प्राइमरी लायबिलिटी है कि उसको इंडेमनीफाई करे, जो लॉस उसके हुए हैं उनको बियर करे वो। दूसरा, फिर इसके बाद आता है 5th। ठीक है, श्योरिटी ने लोन पे किया इसको, क्रेडिटर को, किसका, प्रिंसिपल डेब्टर का। ठीक है, ये लोन पे करने के बाद जो क्रेडिटर के राइट थे वो सब राइट अब किसके हो जाएंगे, श्योरिटी के। श्योरिटी फिर केस किसके अगेंस्ट करेगा, प्रिंसिपल डेब्टर के अगेंस्ट। और जितना भी पेमेंट उसने क्रेडिटर को की है, कोई लोन था, लोन विद इंटरेस्ट पे किया है श्योरिटी ने, तो अब श्योरिटी क्लेम किसके अगेंस्ट करेगा, प्रिंसिपल डेब्टर को। वो अपना सारा जितना भी पेमेंट हुई है वो रिकवर किससे करेगा, प्रिंसिपल डेब्टर से। लेकिन इंडेमनिटी के केस में क्या है, इंडेमनीफायर ने इंडेमनिटी होल्डर को जो भी पेमेंट कर दी एक बार, वो सब रिकवरी नहीं हो सकती। ये एक किस्म का वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री एक्ट है ये। तो इन सब केस में क्या है यार, इंडेमनिटी होल्डर किसी तरह भी लायबल नहीं है इंडेमनीफायर को रिकवरी के लिए, कोई पेमेंट करने के लिए, वो सब इसकी लायबिलिटी नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। किन किन टर्म कंडीशन में जो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, उससे वो डिस्चार्ज कैसे हो सकता है। फर्स्ट है रिवोकेशन बाय श्योरिटी। सेक्शन 130 में डिफाइन किया है कि श्योरिटी डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, वो कौन सी है, रिवोकेशन के द्वारा। फर्स्ट है कंटिन्यूइंग गारंटी, दूसरा है फ्यूचर ट्रांजैक्शन, थर्ड है बाय नोटिस टू क्रेडिटर। ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी आपने पहले पढ़ा होगा, स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कुछ पार्ट में साल भर के लिए चलेंगे और नई नई ट्रांजैक्शन आती रहेंगी, उन सब के लिए उसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटीज।
तो स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के केस में होता है वो सब। तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, उसको हम रिवोक कर सकते हैं। जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन है, एक पर्टिकुलर डेट के बाद की जितनी ट्रांजैक्शन है उनको रिवोक कर सकते हैं। रिवोकेशन किसके द्वारा हो सकती है? नोटिस टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को नोटिस देंगे कि इस डेट के बाद मैं इनका श्योरिटी नहीं हूं। उसके बाद आता है श्योरिटी की डेथ, सेक्शन 131। इन केस अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए तो उस केस में भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है सभी लायबिलिटी से। लेकिन इसके साथ एक और है कंडीशन, अगर श्योरिटी ने अपने लाइफ टाइम में क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेब्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो उसमें एक टर्म ये जोड़ दी थी कि मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी लायबल रहेगी, अपनी प्रॉपर्टी की लायबिलिटी अटैच कर दी उसने। अगर उसने ये लिख के दे दिया, टर्म कंडीशन में ये आता है श्योरिटी की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी लायबल रहेगी, तो उस केस में डेथ के बाद श्योरिटी लायबल रहेगा किसके थ्रू? अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उन सब केस में डेथ के साथ ही श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। वेरिएंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 133। ये प्रिंसिपल डेब्टर है और ये क्रेडिटर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में है मेन एग्रीमेंट तो इन्हीं का है। अगर इस एग्रीमेंट की जो टर्म कंडीशंस हैं उनमें अगर कोई चेंज हुआ, ठीक है, तो जैसे ही ये चेंज करेंगे उस चेंज के बाद जो श्योरिटी है ये वाला, इसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि जो ये टर्म कंडीशन में जैसे ही चेंज आएगा उसके बाद ये नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म मान लिया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और जो नई टर्म कंडीशन आई है उसके साथ ये नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो श्योरिटी अपने आप में डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद है डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर, सेक्शन 134 में है ये। सेक्शन 134 कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेब्टर को डिस्चार्ज कर दिया, ये प्रिंसिपल डेब्टर है, ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने इसको डिस्चार्ज कर दिया कि आज के बाद तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं कोई केस फाइल नहीं करूंगा, या जो हमारा पेंडिंग कुछ रहता है उनको मैं वेव ऑफ कर रहा हूँ, मैं माफ कर रहा हूँ, तो उन सब केस में जैसे ये डिस्चार्ज होगा उसी के साथ ही श्योरिटी भी डिस्चार्ज होगा, श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो लायबल नहीं होगा उन सब के लिए। पॉइंट नंबर 5 है व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स, ठीक है, गिव टाइम, एग्री नॉट टू स्यू। कंपाउंड का मतलब क्या है कि मान लो ए है प्रिंसिपल डेब्टर, बी है क्रेडिटर, ठीक है। बी ने ए को 10,000 रुपीज दिए थे, इनका लोन कितने का था? 10,000 रुपीज का। बी और ए के बीच में एग्रीमेंट होता है कि ए इसको अगर 5,000 रुपीज पे कर दे तो बाकी के जो 5,000 है बी क्रेडिटर उसको वेव ऑफ कर देगा, यानी कि माफ कर देगा। कंपाउंड का मतलब होता है माफ करना, कि जो आपने 5,000 रुपये में जो पे कर दिया उसको मैं मान लूंगा आपने 10,000 की मेरी पेमेंट पूरी कर दी, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग की। ये अगर इस तरह का कंपाउंड क्रेडिटर ने किया है, श्योरिटी की नॉलेज में नहीं है भी तब भी, तो उन सब केस में क्रेडिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा फिर है गिव टाइम, ठीक है। ए ने बी से लोन लिया था 31 मार्च 2020 तक का, यानी कि ये टाइम था, इस टाइम पीरियड तक का ये लोन था और इसको 31 मार्च को पे करना था, ठीक है। क्रेडिटर से पीडी ने बात की, प्रिंसिपल डेब्टर ने, और इस टाइम को एक्सटेंड कर दिया 1 जुलाई 2020। तो ये जो टाइम एक्सटेंड हुआ, यानी कि 31 मार्च को क्रेडिटर की लायबिलिटी बनती थी पीडी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करे अपना लोन रिकवरी के लिए, लेकिन उसने किया नहीं और टाइम एक्सटेंड हुआ। टाइम एक्सटेंड का मतलब फिर क्या हुआ, जो पुराना एग्रीमेंट था क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में वो खत्म हुआ और श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि उसकी जो गारंटी थी वो 31 मार्च तक की थी, ना कि 1 जुलाई तक की। उसके बाद आता है एग्री नॉट टू स्यू, ठीक है। क्रेडिटर का राइट बनता है 31 मार्च को वो कोर्ट में केस करे और अपना लोन रिकवर करे, लेकिन
इन दोनों के बीच में हुआ कि मैं आपके अगेंस्ट केस नहीं करूंगा, तो इससे फिर क्या होगा, क्रेडिटर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि नया एग्रीमेंट आ गया, उसमें क्रेडिट ये श्योरिटी का रोल नहीं है। उसके बाद है क्रेडिटर का कोई एक्ट है, ओमिशन है, ठीक है। क्रेडिटर का कोई काम या कोई ऐसा काम जो उसने नहीं किया, उससे श्योरिटी को कोई लॉस होता हो, तो उन सब केसेस में भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर, ठीक है। अब बी क्रेडिटर है, बी से ए ने लोन लिया था और अपनी 1 एकड़ लैंड श्योरिटी में दी थी, ठीक है। अगर ये सिक्योरिटी बी लॉस करता है, उस केस में भी श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसको भी साथ रखे। अगर वो लॉस होता है उस केस में लायबल कौन होगा, बी खुद लायबल होगा, श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं है।